गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो कैसे हैं आप लोग, फटाफट कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट एएनएम फर्स्ट ईयर में होंगे, क्योंकि उनके लिए ये सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि रेफरल सिस्टम जो है आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि रेफरल सिस्टम क्या है, रेफरल सिस्टम आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, वाइवा में पूछा जाए, तो आप अच्छे से बता पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसका आप लोग कमेंट में फटाफट आंसर करते जाइएगा। और क्या होता है ना कि आंसर लिखने से क्या होता है ना कि आपको माइंड में सेट हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, और समझ में भी आती है, तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्वास्थ्य देखभाल में रेफरल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आप लोग पढ़े हैं तो बताइए कि क्या होता है मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल में रेफरल सिस्टम का। ऑप्शन ए में हम मरीज को अस्पताल से जल्दी छुट्टी देना, बी में हम मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, सी में हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भीड़ बढ़ाना, और डी में इलाज के खर्च को दोगुना करना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि स्वास्थ्य देखभाल में रेफरल सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामान्यतः जनरली त्रिस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली में पहला रेफरल स्तर किसे माना जाता है। और आप लोग से FRU का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो FRU का फुल फॉर्म आप लोग लिख दीजिएगा, फर्स्ट रेफरल यूनिट, आपको मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है उपकेंद्र, बी में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सी में है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डी में है जिला अस्पताल। तो सामान्यतः त्रिस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली में जो पहला रेफरल स्तर होता है वो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वो क्या होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि किसी मरीज की स्थिति बहुत गंभीर है और उसे तुरंत उच्च केंद्र पर भेजना है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सबसे पहले क्या तैयार करना चाहिए। ऑप्शन ए में है रेफरल कार्ड फॉर्म, बी में है मरीज का आधार कार्ड, सी में है अस्पताल का बिल, डी में है डिस्चार्ज समरी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जब किसी मरीज की स्थिति बहुत गंभीर है और उसे तुरंत उच्च केंद्र पर भेजना है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सबसे पहले उसका तैयार करना चाहिए रेफरल कार्ड फॉर्म, यानी कि रेफरल फॉर्म रेडी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि कोई भी वीडियो आए इस चैनल पे एएनएम फर्स्ट ईयर का, एएनएम सेकेंड ईयर का, तो आप तक वो वीडियो पहुँच पाए, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आए BUHS से तो आप तक वो न्यूज़ पहुँच सके। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा घटक एक आदर्श रेफरल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए में है मरीज के आने जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा, बी में है उच्च केंद्र से प्राथमिक केंद्र को वापस मिलने वाला फीडबैक, सी में है मरीज की बीमारी के पूरी जानकारी का रेफरल पर्ची पर लिखना, डी में है मरीज से उच्च रेफरल शुल्क वसूलना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आदर्श रेफरल सिस्टम का इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है, तो वो हो जाएगा कि मरीज से उच्च रेफरल शुल्क वसूलना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक रेफरल से क्या तात्पर्य है, यानी कि बैक रेफरल से आप क्या समझते हो। ऑप्शन ए में है मरीज का इलाज के बिना पुराने अस्पताल लौट जाना, बी में है मरीज का इलाज के लिए किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना, सी में है मरीज को रेफर करने से मना कर देना, डी में है उच्च केंद्र द्वारा इलाज के बाद मरीज को आगे की देखभाल के लिए वापस मूल स्वास्थ्य केंद्र पर भेजना। तो यहाँ पर बैक रेफरल से तात्पर्य यह है कि उच्च केंद्र द्वारा इलाज के बाद मरीज को आगे की देखभाल के लिए वापस मूल स्वास्थ्य केंद्र पर भेजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि बैक रेफरल मतलब बैक करना है, उसका उच्च केंद्र पे अच्छे से इलाज हो गया, अब उसके केयर के लिए जहाँ से रेफ़र हुआ था वहीं पर ले जा करके उसको देखभाल के लिए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे पहली कड़ी कौन सी है जहाँ से मरीज को PHC के लिए रेफर किया जाता है। ऑप्शन ए में है जिला अस्पताल, बी में है उपकेंद्र, सी में है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डी में है मेडिकल कॉलेज,
कॉलेज। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपकेंद्र। भारत में ग्रामीण स्तर पर पहला स्वास्थ्य प्रणाली की पहली जो कड़ी है ना, जहाँ से पीएचसी रेफर किया जाता है मरीज को, वो होता है सब सेंटर उपकेंद्र, जो कि हर गांव में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को फर्स्ट रेफरल यूनिट घोषित करने के लिए वहां किस सेवा का होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए में है केवल ओपीडी सेवाएं, बी में है 24 घंटे आपातकालीन प्रसूति और नवजात शिशु देखभाल सेवाएं, सी में है केवल होम्योपैथी दवाएं और डी में है कॉस्मेटिक सर्जरी की सुविधा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को फर्स्ट रेफरल यूनिट घोषित करने के लिए वहाँ जो है 24 घंटे आपातकालीन प्रसूति और नवजात शिशु की देखभाल सेवाएं का होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफरल सिस्टम के प्रभावी संचालन के लिए एम्बुलेंस या परिवहन की व्यवस्था किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत की जाती है? ऑप्शन ए में है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बी में है पल्स पोलियो कार्यक्रम, सी में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, डी में है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। रेफरल सिस्टम के प्रभावी संचालन के लिए एम्बुलेंस या परिवहन की व्यवस्था जो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरल पर्ची में यानी कि रेफरल स्लिप में निम्नलिखित में कौन सी जानकारी लिखना अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए में है मरीज की आर्थिक स्थिति, बी में है मरीज के रिश्तेदारों के नाम और पते, सी में है मरीज का अनंतिम निदान और दिया गया प्राथमिक उपचार, डी में है मरीज की राजनीतिक संबद्धता। तो रेफरल स्लिप में यहाँ पे जो लिखना ज़रूरी होता है वो हो जाएगा मरीज़ का अनंतिम निदान यानी कि प्रोविज़नल डायग्नोसिस और जो उसका ट्रीटमेंट किया गया है वो ट्रीटमेंट उसमें लिखना होता है, प्राथमिक उपचार लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मरीज़ बिना किसी रेफरल के सीधे बड़े या स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के लिए जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? अब मान लीजिए कि आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं, आपके घर में कोई बीमार हो गया, खुदा न खास्ते कोई हो बीमार, लेकिन अगर हो गया तो डायरेक्ट आप पीएचसी सीएचसी में ना जा कर के डायरेक्ट आप जिला अस्पताल में जा रहे हैं, कोई स्पेशल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सेल्फ रेफरल, बी में है वर्टिकल रेफरल, सी में हॉरिजॉन्टल रेफरल, डी में है उचित रेफरल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल्फ रेफरल। वो क्या हो गया? सेल्फ रेफरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः कितनी आबादी पर एक रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है? मैदानी इलाका में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है 5000 आबादी पे, बी में है 10,000 आबादी, सी में है 20,000 आबादी, डी में है 30,000 आबादी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30,000 की आबादी पर एक पीएचसी जो है वो कार्य करती है एक रेफरल केंद्र के रूप में, वो मैदानी इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी रेफरल प्रणाली स्वास्थ्य प्रणाली के किस स्तर पर काम के बोझ को कम करने में मदद करती है? ऑप्शन ए में है तृतीयक स्तर के अस्पतालों पर, बी में है उपकेंद्रों पर, सी में है केवल निजी क्लिनिकों पर, डी में है आशा कार्यकर्ताओं पर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि तृतीयक स्तर पर एक प्रभावी रेफरल प्रणाली जो है स्वास्थ्य प्रणाली के तृतीय स्तर पे काम के बोझ की कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी उपकेंद्र पर प्रसव के दौरान कोई जटिलता आती है तो एएनएम मरीज को कहाँ रेफर करनी चाहिए? अब मान लीजिए किसी सब सेंटर पे प्रसव के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ठीक है, तो एएनएम मरीज को कहाँ रेफर करेगी? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में सीधे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बी में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सी में है किसी झोला छाप डॉक्टर के पास, डी में घरेलू उपचार के लिए घर पर। तो यहाँ पर एक सब सेंटर पे कोई महिला मरीज गई और उसको प्रसव में कठिनाई आने लगी, कॉम्प्लिकेशन आने लगी, तो एएनएम जो है डायरेक्ट उसको रेफ़र करेगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी या फिर सीएचसी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य सेवाओं में समान स्तर के दो अस्पतालों के बीच मरीज के ट्रांसफ़र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है वर्टिकल रेफरल, बी में है डाउनवर्ड रेफरल, सी में है हॉरिजॉन्टल रेफरल, डी में है सेल्फ रेफरल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉरिजॉन्टल रेफरल। स्वास्थ्य सेवाओं में समान स्तर के दो अस्पताल के बीच मरीज के जो ट्रांसफ़र होती है उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेफरल। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरल सिस्टम में कम्युनिकेशन का क्या महत्व है?
रेफरल सिस्टम में संचार का क्या महत्व है? ऑप्शन ए में है इससे अस्पताल का प्रचार होता है, बी में है उच्च केंद्र के मरीज के आने से पहले उसके गंभीर स्थिति की जानकारी मिल जाती है ताकि वे तैयारी रख सके, सी में है इससे मरीज के इलाज का खर्च बढ़ता है, डी में इसके स्वास्थ्य सेवा में कोई विशेष महत्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन सब देखिए काफ़ी अच्छा है और एग्जाम में पूछता भी है कि रेफरल सिस्टम में कम्युनिकेशन का जो महत्व होता है ना, वो होता है कि उच्च केंद्र को मरीज के आने से पहले उसकी सीवियर कंडीशन की जानकारी मिल जाती है और जिससे क्या होता है ना कि वो तैयारी करके रखा होता है और उसकी ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाती है और कोई गंभीर घटना होने से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा कार्यकर्ता द्वारा किसी गंभीर कुपोषित बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में है कम्युनिटी आधारित रेफरल, बी में है हॉरिजॉन्टल रेफरल, सी में है बैक रेफरल और डी में है अनौपचारिक रेफरल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एक आशा कार्यकर्ता द्वारा किसी गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजना जो है कम्युनिटी आधारित रेफरल का उदाहरण है, कम्युनिटी बेस्ड रेफरल होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन स्थिति में मरीज को रेफर करते समय एम्बुलेंस में कौन सा स्वास्थ्य कर्मी साथ होना चाहिए? ऑप्शन ए में अस्पताल का क्लर्क, बी में है प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ, सी में है अस्पताल का सुरक्षा कर्मी और डी में है किसी भी स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ एक होना चाहिए आपातकालीन स्थिति में। जिस टाइम मतलब मरीज को रेफ़र करते समय एम्बुलेंस में होते हैं तो उस टाइम एक प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कारण रेफरल सिस्टम की विफलता को दर्शाता है? ऑप्शन ए में है समय पर परिवहन न मिलना और रेफरल केंद्रों के बीच समन्वय की कमी, बी में है मुफ्त दवाओं का मिलना, सी में है डॉक्टर का समय पर अस्पताल आना और डी में है मरीज का संतुष्ट होना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर रेफरल सिस्टम की विफलता को जो दर्शाता है वो है समय पर परिवहन न मिलना, रेफरल केंद्र के बीच समन्वय की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल रेफर करने के लिए चलाई जा रही निःशुल्क वाहन सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? और ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 100, बी में है 101, सी में 102 या 108, डी में है 139। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 102 या 108। ठीक है, गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल रेफर करने के लिए जो निःशुल्क वाहन चलाई जा रही है उसका टोल फ्री नंबर यही है 102 और 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफरल श्रृंखला का सही क्रम क्या है? भाई साहब ये क्वेश्चन तो इस बार भाइभा में एकदम तहलका मचा दिया था। लगभग स्टूडेंट से पूछा गया है कि रेफरल चेन क्या है, रेफरल चेन का सही सीक्वेंस क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की रेफरल चेन जो है हो जाता है पहले उपकेंद्र के बाद पहले उपकेंद्र के बाद पीएचसी के बाद सीएचसी के बाद जिला अस्पताल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए आप लोग 20 क्वेश्चन अभी कुल करवाया गया है तो कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और आप लोग को और किस टॉपिक पे चाहिए एमसीक्यू? और बाकी एएनएम फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का क्लास चालू हो चुका है तो वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के थ्योरी देखिए, एमसीक्यू देखिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए कि एएनएम का बैच चलता है इस यूट्यूब मेडिको डिटेक्टिव चैनल पे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था बापू परीक्षा परिसर में तो वहाँ पे जितना भी पढ़ाया गया था बहुत अच्छा गया उन लोग का एग्ज़ाम। जो क्वेश्चन करवाया जा रहा था उस क्वेश्चन में से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। जो क्वेश्चन यानी कि रात में रिवीजन करवाया गया था वो क्वेश्चन सब आया था, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो आप लोग भी पढ़िए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और प्रैक्टिकल जो है थोड़ा इस बार से टफ हो रहा है तो पढ़ना ज़रूरी है आप लोग को स्टार्टिंग से, ठीक है।